हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनकी मंत्री परिषद के बारे में भी डिस्कस करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इससे पहले हमने इसी पार्ट में, जिसमें हमने यूनियन संघ के बारे में डिस्कस किया, संघ से हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकेंड हमने डिस्कस किया वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं। फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें अभी हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में किस भाग में दे रखा है, संविधान के किस भाग में। तो भाग 5 में दे रखा है, ठीक है, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। संघ के बारे में भाग 5 में दे रखा है, जिसमें पहला आता है आपका प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में किस किस से लेकर कहां तक, तो 52 आर्टिकल से लेके 62 आर्टिकल तक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहां से कहां तक है, 63 से लेके 71 तक है। इसमें 72 और 73 हमने पढ़ लिया था, 72 73। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 74 से, ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम 73 आर्टिकल तक पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि प्राइम मिनिस्टर होते क्या हैं और उनकी मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा लिखा गया है। तो 74 के अनुसार राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपने लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, जिसका प्रधान, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने लिए मंत्रिपरिषद बना रहा है बेसिकली, जो पूरी मिलकर राष्ट्रपति के साथ काम करेगी, ठीक है। और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेकर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करते, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो पहले तो अपने लिए प्राइम मिनिस्टर चुन लिया ने, और फिर प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से पूरी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन ली, ठीक है। अब आप बोलोगे कि राष्ट्रपति में बनाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, तो फिर हम तो वोट देते हैं, तो वोटिंग के थ्रू ही होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इलेक्शन किस तरह से होता है, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, मतलब आम चुनाव, जिसके लिए हम वोट देते हैं, ठीक है। तो हमने वोट दिए, यहाँ पे किसी एक सांसद को वोट दिया, वो लोकसभा में जाके पर्सन वो लोकसभा में चला जाएगा। लोकसभा में अब 2 पार्टी, 10 पार्टी, जितनी पार्टी हैं, तो वो खड़ी हुई हैं, ठीक है। वो पार्टीज के एक कोई पर्सन किसी जगह से जीतकर लोकसभा में चले गए, ठीक है। लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास बहुमत होगा, उस पार्टी का, वो जो पार्टी होगी, वो कोई एक नाम सजेस्ट करेगी कि हमारी पार्टी में से इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेके वो एक लिस्ट जारी करेगा कि इन पर्सन को हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्रिपरिषद में शामिल करना है। वो मंत्रिपरिषद में उन लोगों को शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद, जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके बाद राष्ट्रपति सदन में आते हैं, मतलब कि लोकसभा में, राज्यसभा, मतलब कि 2 सदन होते हैं आपके, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में आते हैं और जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, जिसके पास मेजोरिटी होती है, वो एक नाम सजेस्ट करती है और उस नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। यदि पार्टी के पास बहुमत नहीं है, यदि पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, तो वो पार्टी क्या करती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, सबके पास कुछ वोट्स हैं, तो फिर क्या करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बराबर वोट में आपकी सरकार बन जाए, नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, कोई भी 2 पार्टी या 3 पार्टी मिलके गठबंधन करती हैं। गठबंधन मतलब कि मिल गए, वो लोग मिलके सरकार बनाती हैं। तब जो गठबंधन बना है, वो एक नाम सजेस्ट करता है और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। जो भी गठबंधन में नाम आया है, उस नाम को, के व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। अब यदि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, अगर उसके बाद भी ना तो कोई गठबंधन करना चाह रहा है, ना किसी के पास बहुमत है, तो फिर क्या किया जाए, ठीक है। या तो बहुमत हो गया, तो दूसरी चीज नहीं हुआ तो गठबंधन से हो गया, तीसरी चीज ये दोनों ही कंडीशन नहीं हो रही है, तो फिर राष्ट्रपति किसी को भी, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी पर्सन है, उसको प्रधानमंत्री बना सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। किसी को भी बना सकता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने बता दिया किस तरह से बनाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि 25 साल की एज हो, ठीक है। मिनिमम आयु कितनी हो, 25 साल की हो। और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। तो भारत का नागरिक हो, 25 साल की मिनिमम एज हो और ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 ईयर्स होता है,
ठीक है। और इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक प्राइम मिनिस्टर को अपने पद पर रख सकता है। ऐसे ही नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, देश में कोई आपदा आ गई, किसी भी रीजन की वजह से राष्ट्रपति चाहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। पर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियां। प्रधानमंत्री के क्या काम होते हैं और क्या उनकी शक्तियां होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री के 3 तरह के काम होते हैं, एक तो मंत्रिपरिषद से, एक राष्ट्रपति से और दूसरा होता है संसद से। क्या संबंध, किस तरह के दायित्व होते हैं। तो एक तो राष्ट्रपति से संबंध या उनसे दायित्व, दूसरे होते हैं मंत्रिपरिषद से संबंध या उनसे दायित्व, और संसद से संबंध या उससे दायित्व, ठीक है। और प्रधानमंत्री के कुछ अलग दायित्व भी होते हैं। तो इस तरह से 4 तरह की चीजें हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद क्या होती है, पहली चीज तो आपको ये बता दें, लोकसभा में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी है ना, जैसे कि लोकसभा में जीत के चले गए लोग, जिस पार्टी की मेजोरिटी है, जिसका प्राइम मिनिस्टर बना है, उसी पार्टी के कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद में लिया जाता है। जैसे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो मंत्रिपरिषद के साथ क्या कार्य या क्या शक्तियां या क्या दायित्व है प्रधानमंत्री के, वो तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है, प्रधान होता है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति के लिए, ठीक है। पहले राष्ट्रपति किसको बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर को बना देंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। राष्ट्रपति को सुझाव या सलाह कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए। यदि कोई कैबिनेट मंत्री पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं या राष्ट्रपति को बोलकर उनको निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा पार्टी चाहती है। पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उसी के अकॉर्डिंग पार्टी काम करती है। किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उसी के अकॉर्डिंग पार्टी क्या करती है, काम करती है। अब मान लीजिए कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई भी मिनिस्टर है, वो उस पार्टी का जिस तरह का है एजेंडा उस तरह से काम नहीं कर रहा है या कोई भी विरुद्ध काम कर रहा है पार्टी के विरुद्ध, तो प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आ रहा तो वो उस पर्सन को बोल सकते हैं कि आप अपना इस्तीफा दें, हम नहीं चाहते आपके साथ काम करना। उन्हें नहीं दिया तो फिर वो राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कि आप इनको निकाल दो, ठीक है, तो राष्ट्रपति उनको निकाल देंगे, ठीक है, ओके। सारी बैठक जो होती है ना मंत्रिपरिषद की, वो उसकी सबकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 5 साल का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ठीक है। अब उसी पार्टी को फिर से मेजोरिटी सिद्ध करनी होती है, मेजोरिटी सिद्ध कर पा रही है, बहुमत सिद्ध कर पा रही है, तो फिर उनमें से एक पर्सन चुना जाएगा जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ उनके टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी मंत्री की डेथ हो जाती है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, तो क्या मंत्रिपरिषद भंग होगी पूरी, नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। वहां पे फिर से मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, बहुमत साबित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक पर्सन को चुना जाएगा, फिर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या फिर इलेक्शंस होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति से। अब ये तो मंत्रिपरिषद के लिए दायित्व होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के साथ क्या दायित्व है इनके। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो संघ और प्रशासन की सारी जानकारी टाइम टाइम पर किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब देखिए, ये एक तरह की लिंक होते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसको लिंक है किस किस के बीच में, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते उनने जो भी काम किया ना कि हमने ये काम किए हैं, ये टाइम टाइम पर किसको बताते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं, उनको अवेयर करते हैं एक तरह से। जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स मतलब हमारी मम्मी क्या होती हैं, हमारे पापा और बच्चों दोनों के बीच में लिंक होती है। तो बेसिकली ये वही है, ठीक है, लिंक का काम कर रहे हैं किस किस के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। राष्ट्रपति जिनको भी नियुक्त करते हैं उन सभी का नाम प्रधानमंत्री ही देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जिन जिन लोगों को भी नियुक्त करते हैं उन सभी का नाम सजेस्ट कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही सजेस्ट करते हैं। जैसे कि कैग को नियुक्त कर रहे हैं तो उनका, ठीक है, तो जिनको भी नियुक्त करते हैं, राज्यपाल वगैरह को नियुक्त करते हैं, तो सबके नाम कौन सजेस्ट करते हैं उनको, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, ठीक है, वो सजेस्ट करती है। फिर आर्टिकल 78 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये किस में लिख रखे हैं, आर्टिकल 78 में लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारी है और जो प्रस्तावित कानून वगैरह है उन सभी की जानकारी किसको दे देंगे, राष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जो केंद्र सरकार के प्रशासन या किसी भी प्रस्तावित कानून से संबंधित कोई जानकारी मांगी जाती है
तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराए। ठीक है, और तीसरी क्या चीज होती है, राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार दिया जाता है, जो कि क्या है, किसी भी मंत्री ने किसी भी विषय पर कोई निर्णय लिया है मान लीजिए, ठीक है, और मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया है। किसी भी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जो निर्णय लिया है ना उसको मंत्रिपरिषद के सामने रखे, ठीक है, विचार करने के लिए रखे। तो ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने संसद से देखना है। अब अभी तक हमने किस किस से देखा, राष्ट्रपति से देखा, मंत्रिपरिषद से देखा। अब संसद के साथ क्या रिलेशन है, इनके क्या दायित्व हैं, तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो संसद के सदस्य हैं, तो संसद के सदस्यों को कानूनी तौर पर राष्ट्रपति बुलाते हैं और बैठक खत्म भी करते हैं, लेकिन उसकी सलाह कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, संसद के सदस्यों की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, खत्म करने का भी अधिकार उन्हीं के पास होता है, लेकिन वो किसकी सलाह पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, क्योंकि राष्ट्रपति सारे के सारे काम किसकी सलाह पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। ठीक है, ओके, और पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर ही बनाते हैं, इसीलिए उन्हें असली कार्यपालिका अध्यक्ष कहा जाता है। देखिए जो भी पॉलिसीज आती हैं आप पढ़ते हैं वो हम किसके नाम पे पढ़ते हैं, बीजेपी ने जैसे अभी पॉलिसीज बना रही है पूरे के पूरे किसके नाम पे पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे पढ़ रहे हैं। तो पॉलिसी जो भी बनाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको असली कार्यपालिका अध्यक्ष बोला जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्चुअली दो वर्ड आते हैं, डी फैक्टो और डी जर। इंग्लिश में भी हिंदी में भी कई बार इसी वर्ड को हिंदी में लिख दिया जाता है। डी फैक्टो मतलब होता है वास्तव में अध्यक्ष और डी जर मतलब होता है कानूनी तौर पर अध्यक्ष। तो हमारा कानूनी तौर पर अध्यक्ष कौन है, मुखिया कौन है, मेन कौन है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कानूनी तौर पर है। अगर वास्तव में अध्यक्ष की बात करें, वास्तव में हेड की बात करें तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। सारे के सारे काम प्राइम मिनिस्टर ही तो करते हैं। ठीक है, तो संसद के सामने सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनको कौन बताता है, तो प्राइम मिनिस्टर बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद के जो भी सदन है उनको बुलाने का और उनको खत्म करने का, बैठक को खत्म करने की सलाह कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। ठीक है, लोकसभा का अगर विघटन करने से संबंधित कोई भी निर्णय होता है तो जो नॉर्मल परिस्थितियों में राष्ट्रपति को उसकी जो सलाह दी जाती है वो माननी होती है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर सलाह देते हैं वो राष्ट्रपति को मानना होता है। ये संसद से उनकी रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमने तीनों तरह के रिलेशन पढ़ लिए, राष्ट्रपति से, मंत्रिपरिषद से और संसद से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो देखिए उप प्रधानमंत्री नाम का कोई भी पोस्ट नहीं होती है हमारे संविधान में, कोई भी पोस्ट नहीं होती है उप प्रधानमंत्री की। तो फिर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर इनको कभी कभी बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है कि जो भी पार्टी की सरकार बन रही है ना उसमें विवाद ना हो, सरकार ना गिर जाए, इसी वजह से उप प्रधानमंत्री का पद बना दिया जाता है। जैसे कि उप मुख्यमंत्री का पद बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये देखिए, कोई भी एक पार्टी है, लाइक बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, किसी भी स्टेट में सीएम के लिए होगा, और ठीक है किसी भी हम बात करते हैं स्टेट में तो सीएम के लिए और पूरे देश में प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए हमने क्या कर दिया, एक पर्सन को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, एक ही को तो बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी की जो सरकार थी उसमें दो लोग कैंडिडेट थे। ठीक है, मान लीजिए अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हम बोल देते हैं मोदी हैं और दूसरे अमित शाह हैं। ठीक है, अमित शाह हैं, तो अब ये दोनों बराबर के इक्वल अगर हम बात करें तो दोनों के फेस हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए। अब ये दोनों लड़ने लग जाए, नहीं मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा। ठीक है, और अगर नहीं बन रहे तो कुछ लोग इनके साथ चले गए, कुछ इनके साथ चले गए, तो बीजेपी की जो सरकार बनने वाली थी वो नहीं बनी। तो इस ऐसी कभी कंडीशन अगर आती है तो एक को तो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एक को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि अभी आपने देखा था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक आपके सीएम थे, एक डिप्टी सीएम थे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अभी तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर थे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, उसके बाद यशवंत राव, देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी। ये आपके डिप्टी सीएम रहे हैं। ये हमेशा इसीलिए बनाया जाता है कि कहीं हमारी सरकार गिर ना जाए। ठीक है, तो एक किसी पर्सन को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देखिए अविश्वास का मतलब है हमें विश्वास नहीं है, किसमें नहीं है, सरकार में नहीं है। कौन लेके आएगा, विपक्ष लेके आएगा। तो विपक्ष लगाता है किस पर, सरकार पर, और सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। क्या लगाता है ये बोलते हैं कि आप अपना बहुमत साबित करो। अगर आपके पास अभी भी मेजॉरिटी है
तो आप बहुमत साबित करें। ये बहुमत साबित किस तरह से करना पड़ता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में, ठीक है, अभी करंट सिनेरियो है राजस्थान में। क्या हुआ है कि आपकी जो सरकार थी अशोक गहलोत की, उसमें से कुछ विधायक चले गए, ठीक है, कुछ विधायक चले गए। अब यहाँ पे जो विपक्ष था, जो बाकी बचे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि देखो अब आप अपना बहुमत साबित करें, अभी भी अगर आपके पास बहुमत है तो आप सरकार बना सकते हैं, नहीं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो विपक्ष जो होता है वो लगाता है किस पर, सरकार पर, और उन्हें क्या करना पड़ता है, सरकार को बहुमत साबित करना पड़ता है कि मेजोरिटी हमारे पास है, नहीं है तो फिर उनकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। दूसरा एक को मिल जाएगा जिसके पास भी मेजोरिटी है, नहीं तो इलेक्शंस वापस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया ये, ओके। फर्स्ट प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव देकर हटाया गया था, तो वीपी सिंह थे पहले प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव देकर हटाया गया था। और नेक्स्ट आता है सबसे कम समय के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये सिर्फ 13 दिन के लिए रहे थे, ठीक है, 13 + 3 दिन के लिए इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सबसे अधिक समय के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री कौन से रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 10 साल का कार्यकाल था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे थे, 1947 से लेके 1964 तक ये जवाहरलाल नेहरू रहे थे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से लेके 2014 तक रहे थे। और उसके बाद अब हमारे कौन आ गए हैं, ये जो आपके मोदी हैं वो आपके आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये इतने समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मनमोहन सिंह, और फिर अब जब इनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मोदी आ जाएंगे, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद में नहीं गए, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का कोई भी सत्र, कोई भी मीटिंग संसद की नहीं ली है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो उन्हें भी मीटिंग्स में जाना होता है, ठीक है। तो संसद के किसी भी सत्र में ये नहीं गए हैं, तो ऐसे है चौधरी चरण सिंह, एक भी बार नहीं गए थे, ठीक है। हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं, तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये कब से कब तक थी, 66 से लेके 77 तक, ठीक है, 1966 से लेके 77 तक, ठीक है, 77 तक ये महिला प्रधानमंत्री रही हैं, पहला ड्यूरेशन। फिर उसके बाद रही थी आपकी 80 से लेके 84 तक, ठीक है, ये इंदिरा गांधी, ठीक है, ओके। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, राजीव गांधी, ये मात्र 40 साल के थे, ठीक है, राजीव गांधी। और सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई, ये 90 से ऊपर के थे, मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, उनके टाइम ड्यूरेशन पर ही उनकी डेथ हुई, तो सबसे पहले ऐसे तो थे जवाहरलाल नेहरू जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। और तीसरी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये 3 लोग हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा से ना आकर राज्यसभा से आए हैं। तो राज्यसभा से इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा से नहीं राज्यसभा से आए थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है। तो 74 में दे रखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मेन क्या होगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद का मुख्य मतलब कि अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े पद हैं वो कैबिनेट मंत्री को दिए जाते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इन्हीं की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और इन दोनों की मदद, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री की मदद के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी पावर्स कैसी होती है, सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती है, फिर राज्य मंत्री के पास होते हैं, फिर उप मंत्री के पास होती है। जैसे कि एक विभाग एक को दे दिया गया, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी मिनिस्ट्री एक पर्सन को दे दी गई है, ठीक है। उसके अंडर राज्य मंत्री भी काम करते हैं और उप मंत्री काम करते हैं, क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 लोग होते हैं। यहाँ पे देखिए जो मंत्री परिषद थी ना उसमें कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उप मंत्री थे, लेकिन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और अध्यक्ष उनके होते हैं प्रधानमंत्री। मतलब कि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री 2 लोगों से मिलकर बनती है। जो निकाय बैठक करता है ना वो होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, जिनकी मीटिंग्स आपने देखी, बड़ी बड़ी मीटिंग जो होती है जनरली वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री क्या होते हैं। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा, ये सभी आदि मंत्रालय जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री संभालते हैं, ठीक है। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री को सलाह देते हैं राज्य मंत्री। अगर एक पर्सन तो पूरा नहीं कर सकता ना, तो इनकी सलाह के लिए, इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। और उप मंत्री केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक सलाह प्रदान करते हैं उप मंत्री, मतलब कि ये इन दोनों को सलाह देने के लिए होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री की रैंक कितनी होती है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की रैंक जो होती है ना वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर होती है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर ही होती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की रैंक, ठीक है। और विरोधी पार्टी के जो मिनिस्टर होते हैं ना उनकी रैंक भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। अभी हमारी विरोधी पार्टी के मिनिस्टर कौन है, तो कोई नहीं है, क्योंकि विरोध में आने के लिए मिनिमम 10% सीट्स आपको चाहिए, ठीक है, जो किसी के पास नहीं है, इसीलिए कोई भी आपका विरोधी पार्टी का मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 55 सीट्स मिनिमम चाहिए होती है, ठीक है। 550 हमारा टोटल सीट्स है लोकसभा की, तो लोकसभा का 10% कम से कम होना चाहिए विपक्ष का नेता होने के लिए, तो 55 सीट्स होनी चाहिए, जो किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए विपक्ष का नेता कोई नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है विपक्ष का नेता, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं उनकी रैंक भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि देखिए मंत्रिपरिषद क्या करती है, कोई भी विधेयक वगैरह कोई भी बनाती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद ने मान लीजिए कोई एक विधेयक बनाया है, ठीक है, वो अप्रूव कराना चाह रही है राष्ट्रपति से, तो कोई भी एडवाइस इन्होंने दी राष्ट्रपति को कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, आप इसको बता दीजिए, राष्ट्रपति अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति ने अप्रूव कर दिया। मान लीजिए इन्होंने कोई भेजा, राष्ट्रपति ने, इन्होंने एडवाइस दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, नहीं कर रहा है, ठीक है। इन्होंने फिर चेक किया, चेक करो या कुछ भी इस तरह से हम नहीं करेंगे, इन्होंने चेक किया, इन्होंने वापस भेज दिया, फिर राष्ट्रपति को अप्रूव करना ही होता है, राष्ट्रपति उसमें मना नहीं कर सकते। मतलब एक बार तो ये वापस भेज सकते हैं, बाकी राष्ट्रपति को हाँ करना होता है। इसमें राष्ट्रपति के पास एक और पावर होती है, पॉकेट वीटो पावर, ठीक है, पॉकेट वीटो पावर। ये पॉकेट वीटो पावर क्या होती है, इसमें राष्ट्रपति हाँ या ना कुछ आंसर ही न दें और उस जो भी विधेयक वगैरह आया उसको रख लें अपने पास, ठीक है। ओके, ये है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 91st संविधान संशोधन 2003। ये क्या था, तो मंत्रिपरिषद के अंदर नियुक्त मंत्री लोकसभा की सीट के 15% होंगे, पहले ये 10% होते थे। लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है आपकी, 550, ठीक है। इसके 10% लोग, मतलब कि 55 लोग पहले क्या होते थे, मंत्रिपरिषद में हो सकते थे, फिर इसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। मतलब कि मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो कितने होने चाहिए, वो लोकसभा की टोटल सीट्स के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। लोकसभा की टोटल सीट के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते जो मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 75(3). इसमें क्या दे रखा है, 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिपरिषद की। एक तो होती है कलेक्टिव, संयुक्त रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार है। एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सन, अकेला व्यक्ति किसके लिए जिम्मेदार है। तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, लोकसभा के लिए है, क्योंकि लोकसभा की तो है मंत्रिपरिषद, लोकसभा में से ही चुन के जा रहे हैं। और इंडिविजुअल पर्सन किसके लिए जिम्मेदार है, तो राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पर्सन की किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, लोकसभा के लिए, ठीक है। ये 75(c) में दे रखा है, ठीक है, 3, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होती है। मंत्रिपरिषद बनने के सदस्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य हो, जो संसद के सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको संसद से सदस्यता लेनी होती है। क्या मतलब है इसका, देखिए मंत्रिपरिषद में मतलब कैबिनेट मंत्री में अगर कोई भी पर्सन आ रहा है तो उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, मतलब कि लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर कोई पर्सन लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो क्या वो मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सुब्रमण्यम आपको याद होंगे, ठीक है। तो ये बन तो सकता है, लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर अंदर संसद से सदस्यता लेनी होती है, या तो लोकसभा से ले या राज्यसभा से, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये वो मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। क्लियर है,
ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मंत्री जो सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पर्सन जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा टाइम तक, तो जगजीवन राम थे जो 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जगजीवन राम। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा टाइम तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हैं। पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है, पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की और क्या शक्तियां होती हैं आपको ये बताना है अगर तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्र की विदेश नीति होती है, उसमें मेन भूमिका किसकी होती है? तो प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो ये सारी की सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में हमने क्या देखा? तो 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री में भी 2 तरह के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले और ऐसे मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना वो आपका मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, कैबिनेट शब्द नहीं था, बाद में संविधान में संशोधन किया गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस शब्द को आर्टिकल 352 में शामिल कर लिया गया और आपातकाल लागू करते समय जो संबंधी सिफारिश है उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बाध्यता की गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल है ना पूरा का पूरा, वो आपातकाल लागू होगा ना, उसमें जब भी आपातकाल की बात चलेगी तो वो मंत्रिमंडल होगा, उसके सदस्य उस पर साइन करेंगे तभी आपातकाल लागू होगा। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री में मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री जो होते हैं वो उनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, उप मंत्री जो होते हैं वो भी इन दोनों की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद होती है पूरी आपकी। उप प्रधानमंत्री क्या होते हैं? उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं होता, लेकिन उप प्रधानमंत्री को जो पार्टी है उसमें डिस्प्यूट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, गठबंधन की वजह से भी कई बार हो जाता है ये। ठीक है, किसी एक पार्टी में भी 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें भी करना है, हमें भी करना है, तो एक तरह से संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है जिसको एक तरह का सामंजस्य बिठाने के लिए बना दिया जाता है। सबसे पहले हमारे उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कब से कब तक बनाया गया था? 1947 से लेके 1950 तक। फिर चौधरी चरण सिंह आए थे, मोरारजी देसाई आए थे, यशवंत राव आए थे आपके। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किया, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।